आप सभी भाई और बहनों को प्रेम का प्यार भरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम आर्योधा, आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक, आज आपसे कई दिनों के बाद पुनः चर्चा करता हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो है कि हम सब एक राष्ट्र के होने के नाते और हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कैसे संभव हो। तो आइए इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि सुख, शांति और समृद्धि का जो मूल विषय है, जो मूल उसका जो जड़ है, वो है स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और जन जन का रोजगार यानी धंधा अच्छा हो, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की 100% संभावनाएं बनती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमने कहा कि हमारी रसोई हमारा आरोग्यशाला बने, और शिक्षा के लिए हमारे परिवार, हमारे गांव पाठशाला बने, और रोजगार के लिए प्रदेश के हर जिले में ग्राम लेवल पर कार्यशाला बने, जहां वहां के युवा बेरोजगार अपना बिजनेस, सर्विस, नौकरी जो भी उनको मिलता है वो कर सकें। तो ये 3 बिंदु बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन में उन्नति के लिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश भारत का, जहां ऐसी व्यवस्था जड़ जमा चुकी है, हम देखते हैं, आप देखते हैं कि पूरा का पूरा देश विदेश की तरफ दौड़ रहा है, और देश के कई प्रदेश दिल्ली, एनसीआर के आसपास महानगरों की ओर दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की सरकारों ने वहाँ के मुताबिक उनको व्यवस्थाएं नहीं दी, न शिक्षा की दी, न रोजगार की दी, और न ही स्वास्थ्य की दी। अगर हम स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो आपने देखा होगा दिल्ली में एम्स है। ऐसे एम्स देश के अंदर कई और भी स्टेटों में सरकार ने स्थापित किए हैं, लेकिन एक एम्स दिल्ली में जो है, उसमें अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको 1-1 साल, 2-2 साल का टाइम मिलता है इलाज के लिए। अब मुझे बताइए, जो पेशेंट सीरियस कंडीशन में है और उसको 6-6 महीने और 2-2 साल का समय अगर दिया जाए, तो क्या वो पेशेंट उतना सफ़र कर पाएगा कि 2 साल तक उनका इंतजार करेगा, अपने इलाज का इंतजार करेगा? तो ये व्यवस्था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश की। ऐसे ही आपने देखा होगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा जो इस देश के ही नहीं, दुनिया के तमाम बच्चों का एक प्राथमिक, क्या कहें उसको हम, अधिकार है शिक्षा का। और हमारे बच्चे देश के अंदर, समाज के अंदर, गांवों के अंदर शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि भारत की सरकार, प्रदेश की सरकारों ने जो पाठशालाएं थी, उन पाठशालाओं को ऐसा खंडेर बना दिया, ऐसी अनदेखी कर दी उनकी, कि बच्चे वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते अपने आप को। पेरेंट्स उनमें भेज के खुश नहीं होते हैं। क्यों? कि व्यवस्था ऐसी है। झाड़ खड़े हैं, जर्जर हालाते हैं। सरकारी स्कूलों की बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्राइमरी लेवल के हैं और प्राइमरी से ऊपर लेवल के भी हैं।
क्योंकि भारत की सरकार नहीं चाहती कि जो सरकारी संस्थान हैं वो सुदृढ़ मजबूत बने, सुंदर बने। क्यों कि भारत की सरकार का जो एजेंडा है वो इस देश की प्राइवेट स्कूलों से है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि देश तस्करों की मुट्ठी में खेल रहा है। तस्कर जो माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, खनन माफिया हैं, बहुत सारे माफिया हैं, लेकिन मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो तस्कर बैठे हैं, प्राइवेट स्तर पर जो बैठे हैं, वो भारत सरकार को मोटी फीस, मोटा पैसा, मुनाफा उनको देते हैं। तो भारत सरकार क्यों चाहेगी कि देश के सरकारी स्कूल सुदृढ़ और सुंदर बने? नहीं चाहेगी। तो बड़ी जटिल समस्या है। संकेत मात्र में समझने का प्रयास करें। ऐसे ही जो पलायन का जो देश का एक एजेंडा है कि देश की जनता, प्रदेशों की जनता एनसीआर की तरफ दौड़ रही है। ट्रेनें भर भर के आपने देखा होगा, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, लोग ठुक ठुक के जाते हैं और बड़े बड़े हादसे होते हैं। खास तौर से भीड़ त्योहारों के समय पर। तो ये सब इस देश की सरकारों की अव्यवस्था का अंजाम है। जहां जनरल बोगियां बढ़नी चाहिए, जनरल ट्रेनें बढ़नी चाहिए, वहां इन्होंने स्पेशल ट्रेनें, एक्सप्रेस, बड़ी बड़ी, उनके मुझे नाम याद नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं कि वही सफ़र कर सकता है जो ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है टिकट की, अच्छा पढ़ा लिखा है। और बाकी जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए उन ट्रेनों में जगह नहीं है। अगर जनरल बोगी है भी तो आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मैंने सफ़र भी किया है कि उसमें तीन गुनी मात्रा में पैसेंजर्स ठुक करके खड़े होते हैं और यात्रा करते हैं और हादसे के शिकार भी होते हैं। तो ये व्यवस्था है। रोजगार की बात करें तो बहुत सारे प्रदेश देश के अंदर ऐसे हैं जहां युवाओं को न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और ना ही रोजगार है, और वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए और देश से बाहर भी पलायन करते हैं। आप जानते हैं देश से बाहर पलायन करने वालों की क्या कंडीशन होती है, कैसी वहाँ की उनकी दिनचर्या होती है। जैसे हमारे यहाँ एनसीआर में आए हुए बिहारी बंगालियों की जो हालत होती है ना, बदतर, वो हालत, वो जिल्लत यहाँ के लोगों को बाहर जाके झेलनी पड़ती है और उसको उनको हजम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा जो कमाना है, पेट जो लगा रखा है कुदरत ने। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस क्लिप में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि काश अगर समय से व्यवस्था को भारत सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने अगर सुदृढ़ किया होता तो आज हमारे देश के सामने ये समस्या पैदा नहीं हुई होती। देख लीजिए पाठशालाओं को हाल देख लीजिए, और दूसरी तरफ यहाँ की देश की मधुशालाओं को देख लीजिए। एक अच्छे डेकोरेशन के साथ कम से कम 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाता है कि आने वाला, सामने अब मधुशाला आने वाली है। क्योंकि लाइटों की व्यवस्था दे नहीं सकते उनकी, इतनी बढ़िया फैसिलिटी है उनकी जो चकाचक रात में जगमगाते हैं। अगर काश भारत की, देश की सरकार ने शिक्षण संस्थानों को सुधारा होता तो देश का भविष्य उज्जवल होने के कदम पर, पथ पर आगे अग्रसर होता। आप क्या सोचते हैं, इन मधुशालाओं से देश का विकास होगा? कभी नहीं, देश का विनाश होगा। ये मधुशालाएं देश को लेके डूबेंगी। आज गूगल पर सर्च करो, आम आदमी देश का एक पर हेड 5 लाख रुपए का कर्जदार है, 5 लाख रुपए का कर्जदार है।
इतना कर्ज, प्राइवेट कंपनियां देश में कर्ज बांट रही हैं, सरकारी संस्थान जो बैंक जिनको हम कहते हैं वो कर्ज का नाम नहीं लेती हैं, और कर्ज का नाम लेती हैं, देने का बात करती हैं तो उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल हैं कि आम लोग उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था है। तो आप अगर प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं तो समझेंगे बात को और अमल करेंगे। और अगर मेरी बात आपको कुछ लगती हो कि सही दिशा में बात हो रही है तो कुछ कमेंट या जो भी जैसा भी लगता है पॉजिटिव नेगेटिव मेरे साथ कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा समय के लिए कि आपने मुझे सुना और समझा और झेला, और इंतज़ार करूँगा आपके प्रत्युत्तर का। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, सादर आभार, जय हिंद, धन्यवाद।